करेंगे 12th क्लास बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 2 नेचर ऑफ मैनेजमेंट सम इम्पोर्टेंट इश्यूज पार्ट 1। तो मैनेजमेंट की नेचर के बारे में कुछ इश्यूज आते हैं कि जो मैनेजमेंट है ये साइंस है या आर्ट है, एक कला है या विज्ञान है, इसके बारे में डिस्कस करना है हमने इस चैप्टर में। तो कुछ लोग कहते हैं कि मैनेजमेंट is a science or as an art. Some management expert considered it as science, while some place it in the category of an art. कुछ तो इसको साइंस की कैटेगरी में रखते हैं, कुछ इसको आर्ट की कैटेगरी में रखते हैं। ये बहुत पुराना कॉन्फ्लिक्ट है और इसी को आज हमने डिस्कस करना है। तो कैसे डिस्कस करेंगे इसको हम? पहले हम ये देखेंगे कि मैनेजमेंट में साइंस की और आर्ट्स की कितनी ये विशेषताएं पाई जाती हैं। तो पहले हम देखेंगे कि साइंस क्या होती है, फिर हम डिस्कस करेंगे कि आर्ट्स क्या होती है और आर्ट्स और साइंस में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं और उनका मैनेजमेंट के साथ, उन कैरेक्टरिस्टिक्स का मैनेजमेंट के साथ कोई रेलेवेंस है या नहीं है। तो अगर है तो वो साइंस या आर्ट बन जाएगी, नहीं तो नहीं होगा। तो हम स्टार्ट करेंगे इसको अब। तो पहले हम देखेंगे कि मैनेजमेंट एज ए साइंस, मैनेजमेंट प्रबंध एक विज्ञान के रूप में। फर्स्ट वी विल लर्न, सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज साइंस, कि साइंस होती क्या है। देन वी विल चेक वेदर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस आर फाउंड इन मैनेजमेंट और नॉट, की जो परिभाषा पढ़ेंगे हम पहले, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। किसकी देखेंगे? फिलहाल हम साइंस की देखेंगे। फिर देखेंगे कि साइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स में और मैनेजमेंट में कोई रिलेशन है या नहीं, उसके बाद हम कंक्लूजन लेंगे। तो पहले हम देखेंगे व्हाट इज साइंस, की साइंस क्या होती है। साइंस रेफर्स टू दैट सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज which man has acquired on the basis of observations and experiments and verification of this knowledge is possible। तो क्या कहते हैं इसकी परिभाषा में ये कि ये सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसे कैसे बेस प्राप्त किया गया, विच मैन हैज एक्वायर्ड, जिसे मनुष्य ने इस तरह से प्राप्त किया, कैसे? बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोग किए, एक्सपेरिमेंट्स पर एक्सपेरिमेंट्स किए और इन एक्सपेरिमेंट्स को हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो ये साइंस की मीनिंग है। जॉर्ज आर टेरी जी कहते हैं कि साइंस इज ए बॉडी ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज accumulated and accepted with reference to the understanding of general truth concerning a particular phenomenon, subject or object of study। तो इस जो डेफिनेशंस हमने देखी और मीनिंग देखा साइंस का, इससे कुछ साइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स निकल कर आई हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आई? पहली बात तो ये सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। तो पहली विशेषता, पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है साइंस की, कि साइंस इज ए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। It is necessary for science to be a systemized body of knowledge. Management is also a systematic body of knowledge because it comes to be recognized after years of research and experimentation by management experts। जैसे साइंस के जो प्रिंसिपल्स निकल कर आए हैं, बहुत लंबे समय तक एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद, प्रयोग करने के बाद निकले हैं, तो मैनेजमेंट भी ऐसा ही होता है। जो आज मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स निकल कर आए हैं, वो आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे हम, वो कई वर्षों के अनुभव और एक्सपेरिमेंट्स के बाद आए। तो इस तरह से जो है मैनेजमेंट भी एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। दूसरी विशेषता इसमें पाई जाती है, बेस्ड ऑन कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, एनालिसिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। आफ्टर अप्लाइंग दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस to management, we find that development of management took years for the collection of facts, their analysis and experiments। तो ये एक दिन में नहीं हुआ मैनेजमेंट का भी, मतलब आज की जो स्थिति है ये बहुत समय लगा इसमें। जैसे साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, उनको एक्सपेरिमेंट्स है करने में समय लगा, इसमें भी समय लगा। और लंबे समय के जो अनुभव के बाद, एक्सपेरिमेंट्स के बाद, उनको एनालिसिस करने के बाद मैनेजमेंट एग्जिस्टेंस में आई। तो इसमें भी साइंस की रेलेवेंस मिलती है इसमें। तीसरी बात, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। जब हमने अपना मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी पिछले चैप्टर में, तो उसमें क्या था कि इसकी एप्लीकेबिलिटी है, यूनिवर्सल है, कहीं भी हो, किसी भी देश में हो, किसी भी संस्था में हो, धार्मिक हो, व्यावसायिक हो, किसी भी तरह की हो, शैक्षणिक हो,
हर जगह समान रूप से लागू होते हैं। जिस प्रकार से साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो समान रूप से लागू होते हैं, जैसे न्यूटन का सिद्धांत है इंडिया में भी उसी तरह से एप्लीकेबल होगा, दूसरे देश में उसी तरह से एप्लीकेबल है। तो इसी तरह से प्रबंध के जो सिद्धांत हैं वो भी यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं, उनको लागू किया जा सकता है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशंस, साइंस में आप देखते हो कि कॉज और इफेक्ट रिलेशन होता है कि जो ये परिणाम निकला उसका कारण क्या रहा, फैक्ट होता है उसके पीछे, जैसे पानी बना तो किस किस को मिलाकर बना, तो इस साइंस में कॉज एंड इफेक्ट होता है। इसी प्रकार मैनेजमेंट में भी इसमें भी ऐसे कॉज एंड इफेक्ट हुआ। जैसे हमें कोई प्रॉफिट कम हुआ तो हम कह सकते हैं इसका कारण क्या रहा, इसका कारण कि आपने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की। फॉर एग्जांपल, पुअर प्लानिंग दैट प्लांट्स लेआउट अफेक्ट प्रोडक्शन, अगर प्लानिंग अच्छी नहीं होगी तो प्रोडक्शन पर इफेक्ट पड़ेगा। तो कारण और परिणाम का संबंध इसमें भी स्थापित किया जा सकता है। वेरिफिकेशन ऑफ वैलिडिटी, जो साइंस के जो सिद्धांत हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट्स निकल कर आए हैं उनको हम वैलिडेट कर सकते हैं, उनकी वैलिडिटी प्रूव कर सकते हैं, जो इनको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि वो वैलिड है, उनकी प्रेडिक्शंस भी कर सकते हैं। जैसे मैनेजमेंट में हम पढ़ेंगे आगे, एक प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड होता है। प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है कि एक व्यक्ति को एक समय में एक ही व्यक्ति से आदेश मिलने चाहिए, मतलब एक व्यक्ति एक समय में एक ही बॉस होना चाहिए, तो कार्य कुशलतापूर्वक खत्म होगा, संपन्न होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो ये भी साइंस के साथ रेलेवेंस रखता है। तो ये जितनी भी विशेषताएं हैं, जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं साइंस की, ये सारी जो है मैनेजमेंट में भी पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक साइंस है। लेकिन अब इसका दूसरा पहलू भी है कि कुछ लोग कहते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट भी है, प्रबंध एक कला भी है। तो इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे, इसका मीनिंग क्या है आर्ट का, और डेफिनेशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर उसको हम करके देखेंगे मैनेजमेंट के साथ कंपेयर कि उसमें लागू होती हैं कि नहीं होती हैं। आर्ट क्या होती है? सबसे पहली बात, आर्ट रेफर टू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। जो हमने नॉलेज साइंस में सीखी उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। देखो आपने फॉर एग्जांपल, व्हेन ए पर्सन आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स ऑफ इंजीनियरिंग, उसने इंजीनियरिंग तो सीख ली लेकिन अब उसको यूज़ करना है अपनी लाइफ में, वो इंजीनियर बन के इंजीनियर के तौर पर काम करना है, तो वो एक आर्ट है। उसको हम क्या बोलेंगे? वो उसकी कला है। टू परफॉर्म ए जॉब इन द बेस्ट पॉसिबल वे इज आर्ट। किसी काम को द बेस्ट तरीके से करना वो एक आर्ट कहलाती है। इसकी डेफिनेशन टेरी जी कहते हैं, आर्ट इज ब्रिंगिंग अबाउट ऑफ ए डिजायर्ड रिजल्ट थ्रू एप्लीकेशन ऑफ स्किल्स। जो उसके अंदर स्किल्स हैं उनको उस स्किल को अप्लाई करना, मतलब स्किल तो उसके अंदर है, उसको अप्लाई करना वो उसकी आर्ट कहलाती है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आर्ट की? पहला है पर्सनल स्किल, व्यक्तिगत योग्यता होती है उसके अंदर। इन दिस कंटेस्ट मैनेजमेंट इज एन आर्ट बिकॉज इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन द मैनेजर मेक यूज ऑफ हिज पर्सनल स्किल टू ओवरकम ऑल द ऑब्स्टेकल्स। कि जो मैनेजर कोई भी समस्या आती है, एक तो समस्या उसने उसकी प्रिंसिपल्स में सीखी, मतलब इस कोई समस्या उसको इस तरह से आपने सॉल्व करना है, लेकिन उसका एक पर्सनल स्किल भी होता है, उसको बेस्ट वे से वो कैसे कर सकता है। एक काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उस काम को दी बेस्ट वे से करना ही आर्ट होती है। तो एक मैनेजर के अंदर ये आर्ट होना बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर भी पर्सनल स्किल्स होते हैं, उन्हीं पर्सनल स्किल्स के द्वारा वो ऑब्स्टेकल्स पर ओवरकम करता है। दूसरी बात, प्रैक्टिकल नॉलेज। आर्ट पॉइंट्स टुवर्ड्स प्रैक्टिकल नॉलेज एंड इज रिलेटेड विद इट्स एक्चुअल एप्लीकेशन। मैनेजमेंट इज आल्सो प्रैक्टिकल नॉलेज। In business, the importance of a manager is known from the fact of his applying the principle of management efficiently and effectively. तो इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है? जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स जो आगे आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे, उनको किस तरह से उसने अप्लाई करना है, ये उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज है। और जितने अच्छे तरीके से अप्लाई करेगा उतना ज़्यादा वो एक सक्सेसफुल मैनेजर बनेगा। तीसरी बात, concrete result approach. The basis of art is the attainment of meaningful results. In this context, management also consists of the same concept because management is also concerned with the achievement of
रियलाइजिंग ऑब्जेक्टिव, किसी भी आर्ट का क्या उद्देश्य होता है कि कंक्रीट रिजल्ट मिले, जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो। तो एक मैनेजमेंट में भी यही कुछ होता है कि रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच हो उसकी, जो भी वो काम करे उसका मैक्सिमम रिजल्ट हमें मिले, उसका रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। फॉर मैनेजमेंट मीनिंग रिजल्ट्स आर गेटिंग मैक्सिमम प्रॉफिट विद द मिनिमम इन्वेस्टमेंट एंड लेबर। इसमें रिजल्ट ओरिएंटेड क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट, मतलब जो भी अब काम ले रहा है वो उनका 100% उससे काम ले, ये उसकी रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच होती है। डेवलपमेंट थ्रू प्रैक्टिस, जस्ट एज एन आर्ट can be embellished with the help of practice, in the same way managerial skills also improves with practice। आर्ट्स में हम क्या करते हैं, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाते हैं वैसे वैसे हमारी कला में निखार आता है। जैसे कोई घड़ा बनाने वाला कुम्हार है, जैसे जैसे वो काम करता है वैसे वैसे उसकी कला में समय के साथ निखार आता रहता है प्रैक्टिस के कारण। ऐसा ही मैनेजर के साथ होता है, जैसे जैसे वो समय बीतता जाता है उसको अनुभव होता जाता है, अपने तरीके से वो डेवलपमेंट होती रहती है, उसकी मैनेजर की कला का निखार होता है। तो मैनेजमेंट का भी प्रैक्टिस के द्वारा जो उसकी डेवलपमेंट होती है तो उसकी विशेषता इसमें पाई जाती है। क्रिएटिव पावर, आर्ट पोसेसेस द इनहेरेंट पावर ऑफ क्रिएटिविटी, सिमिलरली मैनेजमेंट हैज़ द क्वालिटी ऑफ क्रिएटिव आर्ट। इन मैनेजमेंट द वर्क इज completed by motivating other people and establishing coordination between their activities. In other words, management is not an unproductive process, but its objective is to create an atmosphere in which all people can perform their functions efficiently। एक क्रिएटिव पावर है कि सभी व्यक्ति जो है कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें, अच्छे तरीके से काम करें, तो ये एक आर्ट है। अब हमने देखा कि इसमें पर साइंस के भी विशेषताएं पाई जाती है, मैनेजमेंट में आर्ट्स की भी पाई जाती हैं। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों चीज़ें हैं, ये एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। तो क्या कंक्लूजन देंगे हम, ऑन द बेसिस ऑफ अबाउट डिस्कशन वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज ए साइंस एज वेल एज एन आर्ट, कि एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है। फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह साइंस नहीं है ये, लेकिन एक साइंस है, ये सोशल साइंस कह सकते हैं हम इसको। एज ए साइंस मैनेजमेंट विद द हेल्प ऑफ इट्स प्रिंसिपल्स प्रोवाइड्स द नेसेसरी गाइडेंस। जो साइंस के तौर पर जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, वो हमें गाइडेंस प्रदान करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं टू द मैनेजर्स टू अचीव प्रैक्टिकल एफिशिएंसी। और वहाँ से गाइडेंस मिली साइंस से, और उस गाइडेंस से जो मैनेजर्स काम करते हैं उस एफिशिएंसी को प्रैक्टिकली अचीव करते हैं, वो एक आर्ट होती है। सो वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज ए साइंस एज वेल एज एन आर्ट। तो आपको अगर ये चैप्टर मेरी सिंपल लैंग्वेज में समझ आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।